Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? So this is Vika Sahu and today I'm going to tell you the very first part of I mean to say the second part of the sound of music because पहले मैं आपको दो पार्ट में समझा चुकी हूँ क्या the very first part 1 जिसमें हम लोगों ने रीड आउट किया था किसको आप जैसे मैंने आपको बताया था एवलिन ग्लिन के बारे में कि ये कितनी वेल नोन है। लोग बात कर रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक के सेकंड पार्ट की, आई मीन टू से पार्ट 2 की। ठीक है, तो पार्ट 2 में क्या है आपका द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो सबसे पहले ये जो सहनाई है, ठीक है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर और वी कैन से पार्ट 2 है ना। तो द सहनाई जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जब भी हम सहनाई सुनते हैं तो आपके मन में यहाँ पर नाम आए होंगे क्या कि शादी है ना, या कोई 9th वाले जितने भी देख रहे हो ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन ये सहनाई वाली कहानी कवर करते हैं कि सहनाई एक्चुअल में इन्वेंट कहाँ से हुई थी। सहनाई को पहले सहनाई बोला जाता था या फिर कुछ और। तो पूरा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो बिस्मिल्लाह खां है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, इस पूरे चैप्टर्स को पढ़ने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि सहनाई कहाँ से इन्वेंट हुई है, कैसे क्या हुआ है एंड पहले सहनाई थी या नहीं है, या किसी चीज़ से मॉडिफाई बन के ये हुई है या फिर ये पहले से इन्वेंट थी। तो चलिए बिफोर वी रीड दिस स्टोरी हम फर्स्ट में ये बात करते हैं। देखिए सहनाई पहले सहनाई नहीं थे, पहले एक वर्ड था, मैं आपको बताती हूँ, पुंगी। I know this is very like comical words because यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वर्ड की जिसमें सुनने से आपको कहीं ना कहीं आपको हंसी आ रही होगी, बट वी हैव टू रीड इट। देखिए यहाँ पर पुंगी पहले जो है आप कह सकते हैं कि जो रॉयल कोर्ट्स वगैरह चलते थे ना, वहाँ पर पुंगी वगैरह बजाई जाती थी। ठीक है, जब म्यूजिक में बात करूँ तो बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते थे तो उसमें पुंगी भी ऐड होती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि पुंगी की एक आवाज़ अगर आपने सुनी, पहले जो पुंगी होती थी उसकी अगर आवाज़ सुनी तो वो बहुत ही शार्प होती है ना, बहुत ही श्रिली होती है एंड थर्ड इज अनप्लेजेंट होती है। मतलब ऐसा उस टाइम पे किसको लगा, औरंगजेब को लगा। वैसे श्रिली तो होती है, मतलब शार्प तो होती है, बट अनप्लेजेंट होती है, ये कोई लॉजिक नहीं होता है। लेकिन उस टाइम पर 9th वाले बच्चों ध्यान से सुनना, जो औरंगजेब थे उस टाइम पर रॉयल कोर्ट में वो लोग रहते थे, तो औरंगजेब जो थे हेड थे हिंदुस्तान के, है ना, बिकॉज पहले जो था मुस्लिम लोगों के पास, मतलब जो अकबर थे, इन लोगों के हैंड ओवर था हमारा पूरा भारत, इन लोगों ने राज किया है। तो पुंगी वहाँ पर बजाई जा रही थी तो उनको लगा कि इट साउंड्स लाइक रियली शार्प अनप्लेजेंट, ऐसा लग रहा है इसे सुन के कुछ गलत हो सकता है, मतलब अनलकी सा। कुछ चीज़ें अनलकी को डिफाइन करती है ना, तो अनलकी उन्होंने प्रूव कर दिया कि यार ये अनप्लेजेंट है, तो इसे हम वैन कर देते। तो उस टाइम पे पुंगी जो है वैन हो गई थी। सुनना ध्यान से सुनोगे तो पूरी स्टोरी यहीं पर, मतलब ओवरव्यू में करवा रही हूँ ना, तो पूरा यहीं से समझ जाओगे, सारे क्वेश्चन आंसर आराम से कर लोगे। लेकिन अगर अभी स्किप करके आगे बढ़े और वर्ड टू वर्ड पढ़ने का कोशिश किया, रह जाओगे। फिर सिर्फ 2 मिनट और लूंगी, पूरी स्टोरी आपको बहुत ही स्मूथली समझ में आएगी। तो क्या होता था उस टाइम पर, मतलब जो पुंगी थी वो वैन हो चुकी थी। ठीक है, पुंगी से ही मॉडिफाई होकर सहनाई बनी है, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। ठीक है, वावर होते हैं, वारवर क्या होते हैं, नाई होते हैं। ठीक है, नाई। इन लोगों को ऐसा लगा कि जो पुंगी है, ठीक है, इस तरीके से ये बंद नहीं होनी चाहिए थी मॉडिफाई होकर, या इनको ऐसा बिलीव था कि ये कुछ ना कुछ करके तो आएगी, वापस आएगी। ठीक है, जैसे हम कई बार कोई चीज़ वैन हो जाती है, हम बोलते हैं ना, थोड़ा देख रहे हो तो आपके पुराने कपड़े होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई होकर न्यू डिजाइन में आ जाते हैं और हम उसे न्यू ट्रेंड मान लेते हैं आजकल का। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट समथिंग, वो वावर जो थे वहां के नाई लोग जो थे, उनको भी लगता था कि यार नहीं, भले ये बैन हो गई लेकिन इसको मॉडिफाई करके हमको लाना पड़ेगा। ठीक है, लकड़ी का ये आप मान लो जो बांस होता है, या फिर आप पुंगी समझ लो, तो वो पीछे अंदर से क्या होती है, खाली होती है। ठीक है, उनमें होल होता है, ठीक है, खोखली होती है। तो वही उठा के और उन्होंने बजाना स्टार्ट किया, तो उनमें 4 से 7 छेद करे उसमें एंड उसको कहीं बंद करके कहीं चालू करके, मतलब उन्हें बहुत काम वाम वर्क करू के उसमें, एंड बहुत टाइम के बाद उन्हें इन्वेंट किया। इन्वेंट तो नहीं कहूँगी मैं, मॉडिफाई कराया, पुंगी को
मॉडिफाई करके उसे शहनाई बना दिया, ठीक है। और ये जो इन्वेंट किया था, जो मॉडिफाई किया था उन लोगों ने, उसको पहले तो उनने रॉयल कोर्ट में मतलब औरंगजेब के सामने और बहुत सारे जो दरबारी थे, कोर्टियर्स थे, उनके सामने जो है इसको बजाया। जब इसे बजाया तो ये बहुत ही मतलब पुंगी से ये बिल्कुल अलग साउंड कर रहा था, बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही मेलोडियस था, ये बहुत अच्छा था, ठीक है। तो अभी उनको बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर मैं बताऊं इसको शहनाई नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये तो पुंगी का ही मॉडिफिकेशन ही था, मतलब मॉडिफाई किया गया था, तो फिर इसको पुंगी ही क्यों नहीं बोलकर शहनाई क्यों बोला। तो देखो पहली चीज इसे क्या है, रॉयल कोर्ट में जो है बताया गया था। तो रॉयल कोर्ट अभी भी आपके माइंड में शाही लोग जब भी बोलते हैं ना शाही, तो कहीं ना कहीं एक रॉयल्टी हमारे माइंड में आती है कि हाँ भाई महाराजाओं के टाइम की बात हो रही है। तो वहां से सह आप कह सकते हैं, इससे शाह लोगों से जो है आपका, यहाँ से शाह लोगों से सह, ये जो वर्ड है ना फर्स्ट का, ये सह, ये इन्वेंट हुआ, ठीक है। प्लस अब ये नाई अगर हम बात करें तो जो वावर हैं, वर्वर ही बोलते हैं ना इनको, वारवर सॉरी, तो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, नाई। अभी भी आपने सुना होगा नाई। तो इस तरीके से शहनाई का मॉडिफिकेशन होकर एक नया नाम सामने आया और एक नया ही जो है उत्पत्ति हो गई। अब बिस्मिल्लाह जी का क्या योगदान था एंड क्या उनकी जर्नी रही है, पहले मैं आपको बता दूं, जो बिस्मिल्लाह खान जी थे ये वेल नोन थे और इन्होंने ना अपना, जब हमारा देश जो है इंडिपेंडेंस डे के दिन जो फर्स्ट है, ठीक है, इंडियन फ्लैग जो है जब लहराया गया था रेड फोर्ट पे, तो क्या हुआ था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम की बात बता रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम जो है बिस्मिल्लाह खान ने पहले शहनाई जो है प्ले करी थी एंड देन जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, ठीक है। तो ये उस टाइम की बात है। तो बिस्मिल्लाह खान ने अपना शहनाई में और म्यूजिशियन में, म्यूजिकल चीज़ों में कैसे अपना नाम बनाया, और मैं आपको बता दूं इनको भारत रत्न प्राप्त है। और भारत रत्न कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये हमारे भारत का एक ऐसा वेल नोन अवार्ड है। तो इनका अच्छा खासा नाम था, शहनाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है म्यूजिकल अगर आप देखेंगे फील्ड में। और मैं आपको बता दूं इनके जो मतलब माता के परिवार के आप कह लो या फिर पापा जी के साइड वाले कह लो, माता पिता के साइड वाले कहीं ना कहीं पूरा मतलब पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो था म्यूजिक से कनेक्टेड था, ठीक है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करूंगी ताकि आपको पूरा, देखो अभी पूरी कहानी समझ में आ गई क्या होगा। अब हम इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, तो बिस्मिल्लाह खान जी का शहनाई में कैसा नाम बना है, कैसे वो बाहर अंदर कॉन्सर्ट वगैरह करने लगे, क्या सब चीज हुई, ये डू यू नो दीज पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स टू दे प्ले। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या आप इन लोगों को जानते हो। वैसे ये वेल नोन म्यूजिकल आपको दिख रहे होंगे। तो ये है हमारे बिस्मिल्लाह खान जी इसमें ये, ठीक है। अब हम इनके बारे में तो बाद में पढ़ेंगे, ये सारे लोगों के बारे में हमको पढ़ना है अभी बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में, तो हम पूरी स्टोरी उनकी रीड करेंगे। Think of the Sahnai and the first thing you will probably imagine in a wedding or a similar occasion or a function. Then next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sahnai मायास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तो मायास्ट्रो मतलब होता है मास्टर, एंड मे बी इज इट राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, बिकॉज थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, आई रियली डोंट नो व्हाई, बट होता है, कभी कभी हो जाता है, कभी हम अलग चीज साउंड देखते हैं तो साउंड वो कई बार रिकॉर्डिंग में कुछ अलग चला जाता है, इसलिए मैंने बताया आपको। तो इसमें भी वही बोला है जो मैंने आपको अभी बता दिया है। अब हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, ओके। Emperor Aurangzeb went the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a really अनप्लेजेंट साउंड। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि एम्परर औरंगजेब, जो औरंगजेब थे, उन्होंने क्या है पुंगी को बैन कर दिया था, क्योंकि मतलब जो रॉयल रेसिडेंस था, जो राजघराना था, उसमें जो है पुंगी को बैन कर दिया था, बिकॉज ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो बहुत ही श्रिली, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही शार्प नॉइज करता था एंड अनप्लेजेंट साउंड करता था। मतलब ऐसा लगता था कि एक नेगेटिव एनर्जी का और मतलब मजा नहीं आता था। अनप्लेजेंट मतलब, प्लेजेंट मतलब होता है कोई भी अंदर से जब हम खुश होते हैं आप कह सकते हैं, वो साउंड करता था, लेकिन ये जो है एक अनप्लेजेंट साउंड करता था, ठीक है। सो पुंगी became a
Generic name for reed noisemakers. Few had thought it would one day revive. जेनरिक नेम क्या होता है? अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल. तो जेनरिक नेम फॉर रीडेड, तो रीडेड मतलब क्या है यहाँ पर? सुनना ध्यान से. विन इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूइड, द क्लैर. तो यहाँ पर आप देखिए क्लैरिनेट, सॉरी. तो यहाँ पर देखिए, आप मैं बता देती हूँ आपको, जो जैसे आप देखना, आप कहीं पर भी पुंगी के अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पुंगी जैसे दिखते हैं इस टाइप से. तो उन सबको क्या है, उन सारे मतलब उनको नॉइज मेकर्स कहने लगे एंड उन सबको ही वैन जैसा कर दिया था, क्योंकि सब उनको अनप्लेजेंट समझते थे. बिकॉज पुंगी बिकम जेनरिक नेम, एक ऐसा नेम हो गया था जो मतलब पूरा ग्रुप आप कह सकते हो कि जिस पुंगी जैसा जो भी दिखता था, जो साउंड करता था, और जो इस टाइप से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पुंगी जैसे दिखते हैं, राइट. तो वो नॉइज मेकर्स एंड रीडेड नॉइज मेकर्स के नाम से जाने लगे थे. ठीक है. जेनरिक नेम, इट इज अ नेम गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप एज अ होल. मतलब पूरा आप मतलब ये समझ लो, औरंगजेब ने पुंगी बैन करी है, लेकिन पुंगी जैसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स दिखते हैं वो सारे ही बैन हो चुके थे. सब उन्हें अनप्लेजेंट समझने लगते थे, क्योंकि जिस तरफ हवा बहती है उसी तरफ सब लोग जाते हैं, ये बात फिक्स है. और वहां के राजा ही औरंगजेब थे, तो सब लोगों को वही लगता था. अब यहाँ पर देखो, लेकिन few had thought that it would one day be revived. और कुछ उनमें से ऐसे लोग थे जिनको लगता था कि रिवाइड होगा, लाइक मॉडिफाई होगा, फिर से आएगा, इसकी वापसी होगी, लाइक दिस. ओके. A vow of a family of a professional musician who had access to the royal places. तो यहाँ पर देखिए, वाव मैंने बोला ना, नाई, ठीक है, ऑफ अ फैमिली. एक वारवर था, मतलब एक नाई था, उसे ऐसा लगता था, जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, मतलब उनके घर में म्यूजिशियंस खानदानी काम था. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेसेस डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार, कुछ तो मॉडिफिकेशन इसमें करो, कुछ तो मॉडिफाई इसमें करो, और इसका जो है टोनल क्वालिटी जो है हम इम्प्रूव करेंगे, चेंज करेंगे, ताकि हम इसे जो है फिर से एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, जिसे हम फिर से रॉयल प्लेस में ले जा सके. एंड ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज अ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि तो उसने क्या किया, ही चोज अ पाइप, उसने एक पाइप लिया, एक ऐसा पाइप जो पुंगी से थोड़ा बड़ा, मतलब कि लंबाई में भी बड़ा और चौड़ाई में भी बड़ा, लॉन्गर एंड ब्रॉडर. ठीक है. तो वो पुंगी जितनी छोटी होती है ना, उससे लंबा भी था. पुंगी सकरी होती होगी, जो भी होता होगा, लेकिन पुंगी से लंबा एंड चौड़ा देन द पुंगी से भी. ठीक है. एंड होलो स्टेम मतलब कि अंदर से खोखला. आप फॉर एग्जाम्पल बांस देखा है आप लोगों ने, बांस परफेक्ट एग्जाम्पल है, बिकॉज वो अंदर से खोखला होता है जस्ट लाइक दैट. तो उसने इम्प्रूव के लिए एक पाइप लिया, नेचुरल होलो स्टेम, जो नेचुरली होलो रहता है अंदर से, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उस पाइप की, जैसे ये पाइप है, इसके 7 होल उसने बनाए ऐसे, ताकि वो कुछ और साउंड उसमें से निकाल सके. When he played on it, और जब उसने प्ले करना स्टार्ट किया और प्ले किया, closing, opening some of these holes, soft melodious sound were प्रोड्यूस्ड, सॉरी. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे उसने ट्राई किया, तो टाइम तो लगा होगा, ऐसा तो नहीं है कि फटाक से ये हो गया, लेकिन कुछ होल्स को उसने क्लोज किया, कुछ को ओपन किया, एंड इन दिस वे ही क्रिएटेड अ सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड. वहां पर उसने क्या है, उससे क्या है, एक बहुत ही मेलोडियस, जो बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा था, वो वहां पर निकल के आया. एंड ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड रॉयल्टी, एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. तो जब उसने शाही घराने में उसको बजाया, ठीक है, तो सब लोग वहां पर इम्प्रेस्ड हो गए थे, खुश हो गए थे. एंड द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. तो देखिए वहां पर बताया जा रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट साउंड कर रहा था, बिकॉज जो पुंगी का साउंड था वो बहुत ही शार्प एंड श्रिली था, बट इसका साउंड बहुत ही मेलोडियस था, बहुत ही अच्छा था, प्लेजेंट साउंड कर रहा था. तो हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, तो उसको एक दूसरा नाम तो देना ही पड़ेगा. सो एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्ले in the Sahas
chamber and was played by a nai bawa. The instrument was named the sehnai. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, और मैंने आपको इसीलिए बताया था ताकि आप पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ सके। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसे रॉयल घराने में कह सकते हो, रॉयल शाहजहां, मतलब शाहजहां जो थे, शाहजहां नहीं है सॉरी, औरंगजेब जो थे, औरंगजेब के आई थिंक औरंगजेब के लड़के का नाम था क्या, अकबर कुछ था, कुछ ऐड करके था अकबर। तो अभी तो औरंगजेब की बात करते हैं, फिर बात करेंगे उसकी। तो जो औरंगजेब थे वो शाही घराने से बिलोंग करते थे, तो जो शाह नाम निकला उसको ऐड करके, और चूंकि इसे प्लेड बाय नाई, जो नाई के द्वारा बजी थी, तो इसीलिए इसका नाम सहनाई रख दिया। ठीक है, इट इज पोंगी एंड इट इज सहनाई। ओके, इसमें 7 होल आपको दिख रहे होंगे एंड इसमें होल नहीं था। ठीक है, द साउंड ऑफ सहनाई बिगन टू बी कंसीडर एज एस्पीसियस। तो यहाँ पर देखिए, एस्पीसियस मतलब क्या होता है, प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून। तो यहाँ पर देखिए सहनाई, ठीक है, सहनाई को शुरुआत में जब बजाई जाती थी, साउंड करती थी वो, तो उसके साउंड को कंसीडर किया गया एस्पीसियस। ठीक है, ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, एक मतलब ऐसा मान के चलो जो अच्छी चीज का, ठीक है, गुड एनर्जी का, गुड फॉर्चून का, एक अच्छा काम करने का जैसे वादा कर रहा हो, वो आप कह सकते हो, उसे कंसीडर ऐसा किया गया। फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्ले इन टेम्पल्स एंड इज एना indispensable components of any North Indian wedding। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए इसे आज तक टेम्पल्स में बजाया जाता है, और जब भी आप देखोगे नॉर्थ इंडियन वेडिंग होती है तो इनको हमेशा बजाया जाता है। विदाउट सहनाई इट्स इनकम्प्लीट ऑफ नॉर्थ इंडियन वेडिंग आप कह सकते हैं। इन द पास्ट द सहनाई वाज पार्ट ऑफ नौवत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पास्ट में जो सहनाई होती है वो नौवत, और आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल एंड ऑन्जिबल मतलब क्या होता है पता है आपको? ऑन्जिबल मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप, एक मिनट रुकिएगा मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर देखिए दिया गया है कंसिडर एज अ ग्रुप। जो मैं आपको बताऊं तो जो नौवत होता है ना, नौवत जो है ना साइन कर रहा है 9 का, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो जो 9 इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अब जो 9 में जो भी रखा था तो उसमें जो है हम सहनाई को ऐड करते थे। ठीक है, और इसे आप कह सकते हैं या तो ऐसे ट्रेडिशनल ऑन्जिबल होता है आई थिंक ये बोलते हैं, या फिर नौबत बोलते हैं। ठीक है, ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स में इसको 7-9 उसमें बजाया जाता था। पास्ट में सहनाई को आप ग्रुप कह सकते हो, ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें इसे ऐड किया गया था। ठीक है, पास्ट में से ऐसा साथ में बजाया जाता था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली एट टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। लेकिन अभी रिसेंटली अगर हम बात करते हैं इसे टेम्पल्स में और जो शादी कार्यक्रम होते हैं उनमें जो है अभी तक इसे बजाया जाता है। द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब यहाँ से बिस्मिल्लाह खां की कहानी स्टार्ट होती है। सही बताई जाए तो अभी तक सिर्फ ये बताया गया है कि मॉडिफिकेशन करके आप कह सकते हो, मॉडिफाई करके कैसे सहनाई लाई गई, कैसे इसका इन्वेंट किया गया। नाई बाबर बर्वर आप कह सकते हो, है ना, इन लोगों के द्वारा। एंड अब आपको मैं बताऊं कि ये ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स था, नौबत आप जिसे कह रहे हो, जिसमें ये ऐड की सहनाई, तो ये वहां से क्लासिकल स्टेज पर कैसे लाई गई, इसका पूरा क्रेडिट जो होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है, क्योंकि इन्होंने इसे क्लासिकल स्टेज पर लेकर आए हैं। पहले सब लोगों को लगता था कि इसे कुछ ही राग निकल सकते हैं एंड ये सिर्फ ग्रुप में ही अच्छा लगेगा। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ दमराव इन बिहार। देखो बिहार में एक दमराव नाम का गांव है, अब दमराव है या फिर कुछ और नाम है, आई रियली डोंट नो बिकॉज एंड आई रियली डोंट नो कि इज इट राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस प्लेस। तो आप लोग बताना, बिकॉज मैंने सुना ही नहीं है बिहार में कौन कौन से गाँव है। तो ये जो है ये प्लेस है जहाँ जो 5 साल के हैं अभी बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी, वो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। एक ये जो गांव है उसके एक
बहुत ही पुराने पॉन्ड में, तालाब के किनारे। एंड ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चायता। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये ना डेली क्या करते हैं, बिहारी जी के टेम्पल जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, चायता गाते हैं। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेट 25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज। और ये इस लालच में वहां पर भोजपुरी चायता गाते हैं कि इनको क्या होता है, 1.5 किलो का लड्डू वहां पर मिलता है, और जो प्राइस है वो वहां के लोकल महाराज जो है, मतलब जो बिहारी जी के जो पंडित जी होंगे वहां के मंदिर के, वो देते होंगे इनको। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये कब हो रहा है, 80 साल पहले हो रहा है। एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया टू भारत रत्न। और यहाँ पर देखो 80 साल पहले ये चीज हुई है, ठीक है। मतलब ये पहले 1.5 किलो, मतलब 1.5 नहीं 1.25 किलो का लड्डू लेने की लालच में भोजपुरी चायता गाते थे, और वहां से लेकर यहाँ तक का सफर कहाँ तक का, भारत रत्न। भारत रत्न मतलब कि आप कह सकते हो एज अ सिविलियन कितना बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का सफर अगर हम भारत में बोले तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो हमारे मतलब भारत में दिया जाता है ना। बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, एंड बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोगों को, मतलब जिन्होंने एक्चुअल में कुछ किया उनको ये दिया जाता है, राइट। तो ये यहाँ तक का सफर कैसा रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी कहानी अब स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यहाँ पर आपको मिलेगा। Born on 21 मार्च 1960, इनका जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। ये बिहार से एक, मतलब इनका फैमिली बैकग्राउंड जो था ना, म्यूजिशियन ही था। मतलब इनके मैंने पहले भी बोला था कि जो पिता की साइड के जितने भी रिश्तेदार थे, पिता का जितना भी फैमिली था, माता जी का जितना भी फैमिली था, वो सारे लोग जो थे ना म्यूजिशियन थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड थे, सबको अच्छे से म्यूजिक आता था, एंड सब लोग वेल नोन थे, सब लोग जानते थे, मतलब बहुत ही बड़े लोग थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल वग्स खान, इनके जो है दादाजी का नाम था रसूल वग्स खान, वाज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग कोर्ट। यहाँ पर देखिए भोजपुरी जो किंग कोर्ट था वहां के ये सहनाई नवाज थे। सहनाई नवाज जो ग्रैंडफादर थे वो थे, मतलब सहनाई के तो वो बादशाह रह चुके हैं। हिज फादर पैगंबर वग्स खां एंड द अदर पैटर्नल एनेक्स्टर्स एंसेटोर्स है, सॉरी, मतलब जो पिता पक्ष के जितने भी रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनको पैटर्नल एंड मैटरनल बोलते हैं। जो माता जी साइड के होते हैं वो मैटरनल होते हैं, एंड जो पिताजी साइड के होते हैं वो पैटर्नल होते हैं। एंड एंसेटोर्स मतलब होता है, मतलब जो भी रिलेटिव्स मान के चलो, वो ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर। मतलब इनके जो पिताजी साइड के जितने भी लोग थे वो सारे बहुत अच्छे सहनाई प्लेयर्स थे। देखिए यहाँ पर छोटा सा बताया गया है इसका कि पैटर्नल एंसेटोर मतलब होता है एनेस्टोर ऑफ द फादर, मतलब पिता के जो रिश्तेदार हैं वो। एंड द यंग बॉय टुक अ म्यूजिक ईयरली इन लाइफ, तो कहीं ना कहीं जो यंग बॉय था, मतलब जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में भी जल्दी जो है म्यूजिक आ गया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जब ये 3 साल के थे, कुल 3 साल के, बताओ इनकी माँ जो है इन्हें कहाँ लेकर गई, इनके मैटरनल अंकल, मतलब जो माता जी के अंकल थे, माता जी के जो रिश्तेदार वाले अंकल थे, उनके यहाँ इन बनारस में, जिन्हें अभी अगर हम बात करें एट द प्रेजेंट 21वीं शताब्दी में वाराणसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सहनाई, जब उनके अंकल जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे सहनाई की, ठीक है, तो ये उनको देखकर बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हुए, मतलब हाईली इम्प्रेस्ड हो गए थे उनसे, है ना, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और उनको देखते ही से, मतलब फर्स्ट टाइम ही देखा था। और सोचो एट द एज ऑफ 3, मतलब माइंड ब्लोइंग चीज है यार ये तो, है ना, बिकॉज इनके खून में ही सहनाई दौड़ रही थी, आप ये कह सकते हो।
ठीक है। सो सून बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और साथ ही उनने अपने बिस्मिल्लाह खान जो है अपने जो चाचा जी हैं उनके साथ जो है जाना आना शुरू कर दिया। किसके लिए? प्रैक्टिसिंग के लिए। अली वग्स टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर वग्स वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। और जल्दी जो है अली वक्स जो थे उनके अंकल वो कहाँ जाते थे? विष्णु टेम्पल जाते थे बनारस में, जहाँ पर वो एम्प्लॉयड थे सहनाई प्ले करने के लिए, वो वहां पर एम्प्लॉयड थे। ठीक है, तो वो वहां उनके साथ जाने लगे। अली वक्स वुड प्ले टू द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट एंड कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। ऑन एंड का यहाँ पर बहुत बड़ा मीनिंग है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अली वक्स जो थे ना वो वहां पर क्या करते थे? सहनाई प्ले करते थे। ठीक है, और बिस्मिल्लाह खां उनको मतलब बहुत ही अच्छे से इमिटेट करते थे, पहली चीज। तो दूसरी चीज, इमिटेट मैं खुद से ही बोल रही हूँ क्योंकि वो देखते थे बहुत गौर से कि कैसे बजाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, बहुत गौर से उनको देखते थे। वुड शिट कैपिवेटेड एंड फॉर आवर्स ऑन अ एंड, मतलब कि विदाउट स्टॉपिंग, उनको मतलब बिना रुके जैसे जैसे वो प्ले करते जाते हैं वैसे वैसे वो देखते जाते थे। ठीक है, स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? लेसन्स लेने स्टार्ट कर दिए कि कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाता है, कैसे सीखा जाता है, और उनकी प्रैक्टिसिंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर देखो, फॉर इयर्स to come the temple of Balaji, second Mangla Maya and the bank of the Ganga become the young apprentice favorite haunts where he could practicing in solitude। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स यहाँ पर यूज हुए हैं अलग। कुछ सालों तक आप कह सकते हो कि टेम्पल ऑफ बालाजी, यहाँ पर 3 प्लेसेस नाम हाईली मतलब ऐसे आपको बताए, मुझे लगता है याद रखना भी चाहिए बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, बालाजी, मंगला मैया और आपके बैंक ऑफ गंगा, तो इनको जो है बालाजी के मतलब बालाजी मंदिर था, मंगला मैया है ना, और गंगा के घाटों पर। ठीक है, इनको वहां पर मतलब इनका फेवरेट हॉन्ट था ये, मतलब कि एक ऐसी जगह जो दिन में आप कई बार वहां पर विजिट करना चाहो, कई बार वहां पर बैठना चाहो, मतलब फेवरेट स्पोर्ट्स होते हैं ना यार कि हाँ भाई हमें यहाँ पर बैठना पसंद है दिन में, तो वही जगह थी उनकी। एंड वहां पर ये प्रैक्टिस करते थे, है ना। कब करते थे? फेवरेट हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, मतलब वहां पर ये अकेले, सॉलिट्यूड मतलब अकेले प्रैक्टिस करना। बिकॉज आपने देखा होगा जो म्यूजिशियंस होते हैं उनको जब वो स्टार्टिंग होती है ना उनको अकेले रहना पसंद होता है, अकेले जो सहनाई है वो बजाना है, सहनाई नहीं है, ऑन दी अदर लाइक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एनीथिंग आप कह सकते हो, म्यूजिक्स के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको अकेले ही साउंड करना, अकेले प्ले करना पसंद होता है। बिकॉज जो भी मिस्टेक्स हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो खुद से शॉर्ट आउट करते थे, लोगों की जरूरत उनको नहीं पड़ती थी। तो इसलिए आई थिंक उनको अकेले ज्यादा रहना पसंद होता था प्रैक्टिस करने के लिए कि भाई गलती होगी तो मैं खुद सुधार लूंगा। द फॉलोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent rags that were early considered to be beyond the range of the Sahnai। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज बोली गई है यहाँ पर कि वो जब एकांत में वहां पर बैठ के सहनाई को प्ले करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो जो गंगा का फ्लो होता था, मतलब ऑब्वियसली है कि जो गंगा है वो तो फ्लो ही होंगी, मतलब गंगा जी जो है वो तो हमेशा जो है फ्लोइंग वाटर्स होता ही है, सिंपल सी बात है, नदी है तो वाटर तो फ्लो हो ही गए। तो वहां पर वो जो पानी जा रहा होता है मतलब फ्लो कर रहा होता है, तो उससे ना वो इंस्पायर्ड होते थे। ठीक है, एंड वो ना चीजों को इम्प्रोवाइज भी करते थे, मतलब कि आप कह सकते हो कि गलतियों को सुधारना और बेहतर बनाना। एंड इन्वेंट राग्स, और राग्स को क्या करते थे? इन्वेंट करते थे। इन्वेंट मतलब कि उत्पत्ति करते थे राग की। एंड दैट वो ईयरली कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई। कुछ लोगों को लगता था कि ये जो राग है वो सहनाई में नहीं आ सकते, मतलब जो फिक्स है बस उतने ही आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते, बिकॉज उन लोगों ने पहले से ट्राई कर लिया। लेकिन इन्होंने इतने सारे रागों की उत्पत्ति करी बाय द सहनाई की सब लोगों को लगता था ये नहीं हो सकता, वो चीज भी हुई उनके साथ। ठीक है,
अब यहाँ आप यहीं पर मैं इस लेसन को एंड करती हूँ। अभी हम इस का सेकेंड पार्ट जो है दूसरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। द साउंड ऑफ म्यूजिक के फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है एलन ग्लीनी का, जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी एंड प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, उसमें जाके चेक कर लो, ठीक है। एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द बिस्मिल्लाह खां, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। बिकॉज सब लोगों को कंफ्यूजन है। देखो, द साउंड ऑफ म्यूजिक में दो पार्टीशन है, आप समझ सकते हो, दो पार्ट है। पहला था एवलिन ग्लीनी का, जिसको मैंने दो पार्ट में आपको समझाया, ठीक है। एंड सेकेंड है आई मीन द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह का, जिसको मैं फर्स्ट पार्ट ये वीडियो में मतलब मैंने कवर किया है एंड सेकंड पार्ट मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया, जिसकी लिंक मैंने नीचे दी गई है। ओके, क्लियर हो गया होगा आई होप सो कि मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। गॉट इट, आई होप, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे राग जो है सहनाई में से निकालना स्टार्ट कर दिया है। वो राग्स जो मतलब उन्होंने खुद से इन्वेंट किए हैं, जो के हैं, ठीक है, और वो इससे इंस्पायर्ड होते हैं होली रिवर गंगा से एंड वहाँ की जो इन्वायरमेंट है ना। और यहाँ पर आप दो टेम्पल्स के नाम जो लिखे थे उनके बारे में भी बोल सकते हैं कि जो बालाजी है एंड मंगला मैया जो है, तो वहाँ उन लोगों से बहुत ज्यादा वो क्या होते हैं, एप्रिटियंस होते हैं। और ये उनका फेवरेट टाइम होता है कि वो एवरी मॉर्निंग वहाँ पर जाते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं और बहुत सारी चीजें इन्वेंट करते हैं, ठीक है, बियॉन्ड ऑफ द रेंज ऑफ द सहनाई, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, क्या होता है अभी आगे। एट द एज ऑफ 14 हमने देखिए, एट द एज ऑफ 3, एट द एज ऑफ आई थिंक 10, इसमें हम लोगों ने 2-3 एज की बात कर ली है बिस्मिल्लाह खां जी की। अब वो हो चुके हैं 14 साल के, ठीक है। सो एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक वर्ड यूज हुआ है कॉन्फ्रेंस, तो उसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि इलाहाबाद में जो है एक म्यूजिक परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, कॉन्सर्ट टाइप का भी जो बोलते हैं ना कॉन्सर्ट, वो रखा गया था। तो बिस्मिल्लाह खां जी ने 14 साल की उम्र में उनके अंकल को वहां पर अकम्पनी किया था, ठीक है, मतलब वहां पर वो उनको फिर से रिज्वाइन किया था, यहाँ पर जो उनकी माँ ने उनको मिलाया था एट द एज ऑफ 3, ठीक है। या तो अभी वहां पर कहाँ मिले हैं वो, इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में मिले हैं। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद फयाज खान पैटर्ड द यंग वॉइस बैक। तो क्या होता है कि वो जो परफॉर्मेंस देने आए थे यहाँ पर रेसिटल, इसका मीनिंग क्या होता है कि उन्होंने जो भी परफॉर्मेंस उनको देनी थी सहनाई के उसमें, तो उन्होंने दे दी, ठीक है। तो उसके बाद वो पूरी परफॉर्मेंस देने के बाद रेसिटल मतलब पूरा परफॉर्मेंस उनका हो चुका है कंप्लीट। एंड ये जो नाम यहाँ पर बोला गया है क्या, उस्ताद फयाज खान, ठीक है, इज इट राइट नेम ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ये वेल नोन है एंड ये बहुत ही अच्छे प्रेस्टिजियस हैं और आप कह सकते हैं कि वेल नोन म्यूजिशियन है, बहुत अच्छी सहनाई वादक है। तो ये क्या करते हैं, उनकी पूरी परफॉर्मेंस हो जाती है, आई थिंक ये पहले से उनको देख रहे होंगे, तो उनकी पूरी परफॉर्मेंस हो जाती है। तो उनको क्या करते हैं, पैट करते हैं, मतलब उनके पीठ पर बैक पे क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं, पैट करते हैं, थपथपाना, ठीक है। तो थपथपाते हैं उनकी पीठ, क्या मतलब आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है। वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। क्या होता है, वो एक लाइन बोलते हैं इनसे, दैट इज वर्क हार्ड यू शैल मेक इट। उनको मतलब कहीं ना कहीं एक रहता है ना कि जिसको जिस चीज के बारे में एक्सपीरियंस होता है वो पता कर लेता है कि हाँ इस व्यक्ति के पास वो पोटेंशियल है कि वही वो कर लेगा, ठीक है। अपन को समझ में आ जाता है कि हाँ ये अपने काम के प्रति डेडिकेट है, ओके, ये वो कर लेगा जो कोई नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इस चीज का आभास जो होता है उस्ताद फयाज खान को हो चुका था, जो बहुत अच्छे म्यूजिशियन है। तो वो कहते हैं कठिन परिश्रम करो, यू शैल मेक इट, तुम कर लोगे, तुम बना लोगे उस चीज को जो तुम करना चाहते हो। एंड इसी के साथ क्या होता है, ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ से एक मतलब ऑल रेडियो स्टार्ट होता है, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938। दैट इज समथिंग दैट कैम बिस्मिल्लाह खान्स ब्रेक, बिग ब्रेक। अब बिग ब्रेक मतलब क्या होता है, दैट इज समथिंग विच इज लाइक अनब्रेकेबल, ऐसा साउंड कर रहा है, बट
इट इज जस्ट लाइक कि हाँ, एक ये ऐसा पॉइंट था, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था बिस्मिल्लाह खान जी का कि अब इसके बाद उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत सारी सक्सेस मिली। मतलब जैसे कि एक टाइम आता है ना कि अपने हार्ड वर्क का काम खत्म हो जाता है। आई थिंक मे बी वी कैन से जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी की तैयारी में होते हैं हम लोग कि हाँ ये बस मिल जाए, इसके बाद तो हमें सक्सेस ही सक्सेस मिलनी है। वी नो, हम जानते हैं इस चीज को। तो शायद ऑल रेडियो जो स्टार्ट हुआ था, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से 1938 में, शायद ये उनका टर्निंग पॉइंट था, एक बिग ब्रेक था उनके लिए कि हाँ भाई इस चीज के बाद वो कर लेंगे। इसके बाद उनको, एंड रियलिटी है, इट इज टर्निंग पॉइंट ऑफ बिस्मिल्लाह खान, बिकॉज इसके बाद उनको हमेशा सक्सेस ही मिली है। ठीक है, इसके बाद उनको कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली, ना ही अब उनको ऐसा था, बिकॉज नाउ ही इज अ परफेक्ट, वो परफेक्ट हो चुके थे। ठीक है, ही सून बिकम एन ओपन हार्ट शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। क्या होता था उस टाइम पर, जो ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ था लखनऊ से, तो वहां पर बहुत सारे शहनाई वादक थे जो रेडियो पर सुनाई देते थे। तो ये जो है ना सबके फेवरेट बन गए थे। ठीक है, ओपन हार्टेड मतलब यहाँ पर क्या होगा, ओपन हार्टेड मतलब हार्ट, सॉरी, ओपन हार्ट मतलब क्या होगा, ओपन हार्ट मतलब दैट इज समथिंग कि सब लोग इनको सुनना पसंद करते थे। मैंने बोला ना ओपन हार्ट मतलब ओपन हार्ट, हर्ड मतलब अक्सर यही सुनाई देते थे, क्योंकि सब लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद थे। इनकी सहनाई बजाने का तरीका, इनके राग बहुत ज्यादा पसंद थे लोगों को। ओके, when India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sahnai. So, that is something which is very very unbreakable चीज and very like unforgettable, because unforgettable इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये एक ऐसी चीज है कि दुनिया में कोई नहीं भूल सकता है कि हमें 15 अगस्त 1947 को क्या मिली, आजादी मिली। 14 अगस्त को हमें 12 बजे रात के हम पूरी तरह से फ्री हो चुके थे। सो बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय थे बिस्मिल्लाह खान जो सबको ग्रीट कर रहे थे। एंड उन्होंने आप कह सकते हो कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सहनाई मतलब क्या करी थी, सहनाई को प्ले किया था, वहां पर सहनाई बजाई थी अपने नेशन के लिए, है ना। एंड आई थिंक ये सच में डिजर्विंग पर्सन थे, बिकॉज वहां पर अगर इन्हें सहनाई बजाई है तो ये सच्चे पैट्रियट से, राइट, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, ये सच्चे देशभक्त थे। बिकॉज इन्हें अपने इंडिया के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता था। ये जहाँ रहते थे वो उसके लिए बहुत मतलब वो रहते थे कि यार मैं इस जगह से मतलब कि नहीं जा सकता हूँ। फॉन्ड ऑफ थे वो अपनी जगह के लिए, ठीक है, उनके प्लेस के लिए जहाँ वो टच है, होली रिवर गंगा के लिए एंड सब चीजों के लिए। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि इज डिजर्विंग। ऐसा नहीं है कि इनको ऐसे ही बोल दिया गया कि यार मतलब कर लो, नहीं, ये सच में डिजर्विंग थे। और ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ग्रीट किया था नेशन को विथ सहनाई। ठीक है, तो इन्हें सहनाई प्ले करी थी। फिर इसके बाद जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, ट्रस्टी विद डेस्टिनेशन स्पीच, मतलब कि वहां पर कुछ शपथ लेना और बहुत सारी बातें मतलब जो उन्होंने कही थी, तो वो स्पीच इन्होंने इसके बाद ही करी थी। इन्होंने सहनाई प्ले करी एंड देन उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। ठीक है, he had given his speech. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trusty with Destination speech. So क्या होता है कि इन्होंने अपनी राग काफी, है ना, उसमें सहनाई में गाए थे, बजाए थे। आई मीन द रेड फोर्ट में जितनी भी ऑडियंस थी उसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूड थे। दो फेमस हस्तियां आप कह सकते हैं, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द अनदर वन इज महात्मा गांधी। ये दोनों ही वेल नोन पर्सन जो सच्चे मतलब आप कह सकते हैं देशभक्त थे एंड बहुत कुछ हमारे भारत के लिए इन्होंने किया है, तो वो वहां पर मौजूद थे। एंड सच में बहुत अच्छे राग जो है इन्होंने अलापे थे
एंड बहुत अच्छी सेनाई इन्होंने प्ले करी थी, ठीक है। और फिर इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, उनकी फेमस स्पीच ट्रस्टी विद डेस्टिनेशन, इसका मतलब होता है उन्होंने शपथ भी ली थी इसमें, एंड ये बहुत ही फेमस स्पीच है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ट्रस्टी विद डेस्टिनी उसकी उनकी स्पीच को बोला जाता है ना। ओके ओके, क्लियर, ओके। बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performance both in India and abroad। देखो ऐसा नहीं था कि इन्हें सिर्फ इंडिया में, भारत में ही अपने जो है सहनाई प्ले करी है, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अब्रॉड में भी दी है, विदेश में भी दी है, भारत में भी दी है, ठीक है। बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी है जिनको कोई नहीं भूल सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हें परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको इतने सारे अवार्ड मिले हैं कि गिनती करते करते आपको मतलब ऐसा हाथ कम पड़ जाएगा कि हाँ इतने सारे जो है इन्होंने इनको अवार्ड मिले हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by maestro, it means master, that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenir सोविनिर्स मतलब क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्टली आप यहाँ पर देखिए बिस्मिल्लाह खान जो थे उनके बहुत सारे मतलब परफॉर्मेंस हुई हैं। ही हैज गिवन मैनी मेमोरेबल अवार्ड्स एंड परफॉर्मेंस ऑल्सो, एंड इन्होंने अब्रॉड में भी दिया, इंडिया में दिया। अगर हम इनकी फर्स्ट ट्रिप की बात करते हैं तो बेटा इनकी फर्स्ट ट्रिप क्या थी, अफगानिस्तान में हुई थी। और जहां पर उस टाइम की अगर हम बात करें कि वहां के हेड कौन थे, तो वहां के हेड थे किंग जाहिर शाह, जिन्होंने टेकन इन वाई, इट इज बहुत ही इसका गहरा मतलब निकलता है यहाँ पर। जब हम कहते हैं ना किसी से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, अट्रैक्ट एंड चार्म्ड बाय, किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेकन इन बाय, ठीक है। तो जो किंग जाहिर शाह थे वो इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और उनको क्या बोला जाएगा, जो हमारे बिस्मिल्लाह खान जी उनको बोलते थे वो वायदा माइस्ट्रो, माइस्ट्रो मतलब वही वो आपने बोला जो मास्टर, दैट ही गिफ्टेड, उन्होंने गिफ्ट किया था प्राइसलेस पर्शियन कारपेट। पर्शियन कारपेट बहुत ही कीमती कह सकते हो, अफगानिस्तान की बहुत ही कीमती, प्राइसलेस मतलब कि बहुमूल्य कारपेट है जो उन्होंने गिफ्ट करी थी, एंड अदर सोविनिर्स, इट इज राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड बिकॉज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इनकरेक्ट है, एंड अभी मैं इसको कट करके उसको देखने से बेटर है कि आप इसे पढ़ सकते हैं। मे बी इट इज रॉन्ग, सो सॉरी फॉर दैट। मैं पहले ही बोल रही हूँ बिकॉज बच्चे फिर कमेंट कर रहे हैं मैम इस शब्द को गलत पढ़ा। आप ये नहीं देखेंगे कि सो मेनी वर्ड्स आई हैड प्रोनाउंस, बट आप वो चीज ना देखकर ये चीज जरूर देखेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन यूं कि भाई हाँ ठीक है मेरे से हो सकता है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हो इसमें। तो देखिए ये वर्ड मतलब होता है जैसे आपने विदेश से, है ना, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस पर्सन और इवेंट। क्या होता है कि जब कोई वस्तु आपको दी जाती है एज अ मेमोरी, कि आपको स्मरण रहे कि आपने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है, एंड दिस इज फॉर यू समथिंग कि जिसको देखकर आप हमें याद कर सके, राइट, तो उसको ही बोलते हैं सोवेनिर्स, ठीक है। द किंग ऑफ Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह खास म्यूजिक। तो ये बोला जा रहा है कि सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही नहीं, मतलब जो हेड है अफगानिस्तान के, कौन, किंग जाहिर शाह, सिर्फ किंग जाहिर शाह इनसे इम्प्रेस्ड नहीं हुए थे, ना ही फैसिनेटेड हुए थे। फैसिनेटेड मतलब होता है क्या, फैसिनेट मतलब होता है आपका कि किसी व्यक्ति से अत्यधिक प्रभावित हो जाना, है ना, बहुत ज्यादा मतलब किसी से अपन लोग क्या होते हैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो सिर्फ यही नहीं थे, है ना, सम अदर किंग्स ऑल्सो फैसिनेटेड विद दिस पर्सन। अब आर कौन है ये,
खान साहब, इनको प्यार से सब लोग खान साहब बोलते थे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक से सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे लोग थे जो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जैसे कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, वेल नोन डायरेक्टर हैं ये, अभी भी हमारी बहुत सारी फिल्म्स जो हैं इनके द्वारा डायरेक्ट की जाती है, आई थिंक आपको रिमेम्बर होंगे, है ना। तो विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खां प्ले एट फेस्टिवल दैट ही नेम्ड, सॉरी एक मिनट, क्या लिखा है, हाँ, ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई। एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका पोस्टर मैं आपको इस वीडियो में अटैच कर रही हूँ, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विजय भट्ट ने एंड इसका नाम जो गूंज उठी सहनाई है, ठीक है, दैट इज समथिंग जो कि आफ्टर हर्ट बिस्मिल्लाह खान प्लेज एंड इंस्ट्रूमेंट, इसके बाद इन्होंने इसका नाम रखा था गूंज उठी सहनाई, ठीक है, उस फिल्म का नाम। ओके, तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होकर आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खान प्ले एट अ फेस्टिवल, फेस्टिवल्स में भी वो बहुत सारे जो है सहनाइयाँ जो है प्ले करते थे, बहुत सारी चीजें वो किया करते थे। तो उसके बाद उन्होंने इसको सुना विजय भट्ट जी ने और उन्होंने अपनी फिल्म उस टाइम पर वो कर रहे थे तो उसका नाम गूंज उठी सहनाई रख दिया, है ना। दैट इज फर्स्ट फिल्म, दैट इज समथिंग जो कि बहुत ही डिफरेंट था बिस्मिल्लाह खां के लिए, बिकॉज उनको ये आर्टिफिशियल लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। देखिए एंड इनका एक गाना भी बहुत ज्यादा हिट हुआ था, दैट इज द फिल्म वाज अ हिट। वही गाना मैं आपको बताती हूँ, द फिल्म वाज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन में भी, राइट, या तो इन्होंने गाना कंपोज किया था, ठीक है, कौन सा गाना कंपोज किया था, दिल का खिलौना है, दिल का खिलौना है टूट गया, ठीक है। ये गाना इनका इतना फेमस हुआ था, टर्न आउट टू बी अ नेशन विद चार्ट बस्टर, रिकॉर्ड ब्रेकर को बोला जाता है, मतलब कि उस टाइम पे इस गाने ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था, ठीक है। कई बार हम बोलते हैं ना ये गाना सबसे ज्यादा फेमस है, ये गाना मिलियन व्यूज पे गया है, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है सारे गाने का। सो दैट इज समथिंग चार्ट बस्टर वी कैन से, एंड उस टाइम पर चार्ट बस्टर इसको बोला जाता था। डिस्पाइट दिस huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to, तो देखिए इतना सारा मतलब हिट होने के बाद, इतना सारा मतलब फेम मिलने के बाद भी क्या होता है, इतनी सारी जो सक्सेस उनको मिली है, लेकिन क्या होता है, सेलुलोइड, यहाँ पर लिखा है ना सेल्यूलॉइड, तो इसका मतलब क्या होता है, ओल्ड फैशन, या फिर यू कैन से लाइक कि मे बी इट इज लाइक ऑफरिंग समथिंग। ओके, उस टाइम पर बहुत सारे उस वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें ऑफर उनको की गई थी, बहुत सारे जो फिल्म्स हैं ये सारी चीजें उनको ऑफर की गई थी, ठीक है। लेकिन बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वो लिमिटेड टू, लेकिन इतने के बाद भी उनको सिर्फ दो ही लिमिटेड इसमें जो है फिल्म म्यूजिक मिला था, फिल्मों में म्यूजिक। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, पहले का तरीका होता था कि किसी को फिल्म ऑफर करने का पुराना तरीका ये होता था, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इतना फेम मिलने के बाद, इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद भी उनको फिल्मों में काम दो म्यूजिक ही उनको मिले थे। तो फर्स्ट था क्या कि विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई ये वाला, एंड सेकंड थे विक्रम श्रीनिवास कन्नाडा वेंचर सनाधि अपाना, मे बी, या I just can't come to terms with the artificial and glamour of the film world, he says with emphasis. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो कहते हैं कि I just can't come to terms with the artificial, मतलब वो कहते हैं कि मुझे ये बनावटी जो फिल्म होती है, इन फिल्मों में क्या होता है, ज्यादा चीजें रियल नहीं होती, सारी चीजें बनावटी होती हैं, तो मुझे ये आर्टिफिशियल लाइफ और इनकी शर्तें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं उसमें जाना चाहता हूँ, है ना, उसमें आना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, ना ही मुझे ग्लैमर चाहिए है फिल्म वर्ल्ड का, ना ही कुछ। ही सेज विद एम्फासिस, मतलब कि किसी चीज पर जोर देकर, टू
दे स्ट्रेस ऑन समथिंग, किसी चीज का स्ट्रेस में भी आप बोल सकते हो, या फिर यू कैन से लाइक कि बहुत जोर देकर उन्होंने ये बात कही थी। ओके, अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइज कैम थिक एंड फास्ट, और उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। ऐसा नहीं है बस फिल्म को छोड़कर अगर हम बात करें, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारी जगह वो रिकॉग्नाइजेशन हुआ है उनका, बहुत सारी जगह पर वो गए हैं। एंड कैम थिक एंड फास्ट, बहुत ही जल्दी जल्दी आप कह सकते हो उनको, कोई चीज जैसे थिक एंड फास्ट बोलो ना, बहुत जल्दी जल्दी उनके अवार्ड्स और बहुत सारी जगह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, मतलब जल्दी वो वेल नोन पर्सन बन चुके हैं। पहले नहीं थे, पहले उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, देन आफ्टर दैट वो वेल नोन हुए। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall, the USA, the United States of America। तो क्या होता है कि बिस्मिल्लाह खां, मतलब ये सब तो ठीक था, अभी तक तो इतना था, लेकिन अभी आपको मैं बताती हूँ बिस्मिल्लाह खां जो थे वेरी फर्स्ट इंडियन, सबसे पहले भारतीय आप कह सकते हैं जिनको प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइट किया गया था। दैट इज समथिंग जहां पर आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि परफॉर्मेंस दी जाती है, म्यूजिक परफॉर्मेंस दी जाती है। तो लिंकन सेंटर हॉल में इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में, उनको मतलब एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जगह है, आप कह सकते हैं बहुत ही फेमस जगह है लिंकन सेंटर, इनको वहां पर बुलाया गया था। He also took part in the world exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival at in the Oscar Trade Fair। और इसके अलावा आप ये कह सकते हो बेटा कि बहुत सारे ऐसे फेयर्स थे, जैसे ऑस्कर ट्रेड फेयर, ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें मतलब हुई हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फेयर में इन्होंने बहुत सारी परफॉर्मेंस वहां पर जा जाके दी है। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एंड क्या है, so well known did he become internationally that an auditorium in Tehran and was named after him Tahar Mosque उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। क्या बोला जा रहा है कि एक जगह पर ऐसा है, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर ये गए हैं, लेकिन वहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, एक ऑडिटोरियम तेहरान, बहुत ही फेमस जगह है ये तेहरान, यहाँ पर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, सब लोगों को इतनी इनकी परफॉर्मेंस पसंद आई कि उस हॉल का नाम, उस जगह का नाम क्या रख दिया इनकी परफॉर्मेंस के बाद, तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, मतलब इनके नाम पर ही उस जगह का, उस म्यूजिक हॉल का नाम रख दिया गया। ठीक है, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण वर conferred on him। conferred मतलब क्या होता है, given usually an award or a degree। हमें मतलब अक्सर जो आप कह सकते हैं अवार्ड देना या डिग्री देने को बोलते हैं, कंफर्म किया गया। तो इनको जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। ठीक है, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was awarded India's highest civilian award। देखो सिविलियन अवार्ड जो होता है हमारा भारत रत्न, ये सबसे वेल नोन और बहुत ही गर्व आप कह सकते हैं, गर्वान्वित बोलते हैं ना कुछ, एक ऐसा लिख प्राउडली एक अवार्ड है जो मतलब एवरी इंडियन थिंक कि भाई मुझे भी ये अवार्ड मिलना चाहिए। ठीक, दैट इज समथिंग जो कि अनब्रेकेबल था और बहुत ही अच्छी बात थी। ठीक है, इन सब से उतना उनको मतलब वो नहीं पड़ा, लेकिन इससे उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, बहुत अच्छा लगा उनको। ठीक है, इस चीज़ से विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness। तो क्या होता है कवेटेड, मतलब क्या होता है यहाँ पर देखिए मच डिजायर्ड। तो देखिए उन्हें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, ठीक है, भारत रत्न की। तो जैसे ही उनके चेस्ट पर यहाँ पर वो अवार्ड लगता है, ठीक है, चेस्ट पे वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू आई थिंक उस टाइम पर थे ना, तो उन्होंने उनके जो है, अब जो भी थे मेरे को इतना याद नहीं है, वहाँ पर नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं,
में भी राष्ट्रपति जो भी थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर नाम मेंशन नहीं किया है कि किसने उनको लगाया था, उस टाइम पर कौन थे, लेकिन उन्होंने भारत रत्न इनकी चेस्ट पर लगाया। तो हिज आईज ग्लिंचिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, तो यहाँ पर उनकी आंखें बहुत ज़्यादा भर जाती हैं और बहुत वो खुश होते हैं, एंड खुशी में वो बोलते हैं, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं हमेशा की तरह बस एक ही बात कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ आप लोग, ठीक है। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट ट्रेडिशन है, रिवाज है, बहुत मतलब आप कह सकते हो विख्यात चीज़ है। इवन द वेस्ट इन नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, जब वेस्ट मतलब मॉडर्निज्म कह सकते हैं आप, वो लोग अभी आ रहे हैं इस चीज़ को सीखने के लिए, तो आप कह सकते हो कि वाई वो मॉडर्निज्म इस चीज का है, तो वाई we would not, okay. In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dam Rao, and the remain for him the most wonderful town of the world. देखिए यहाँ पर जा रहा है कि पूरा ट्रेवल, ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड जो है ट्रेवल कर चुके हैं। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, हम लोग जिन्होंने अभी तक वर्ल्ड ट्रेवल नहीं किया है, हम हमारे ही देश में है, सो वी आर थिंकिंग कि जो हमारा अदर कंट्रीज होती हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका है, अफगानिस्तान है, मालदीव, मतलब जो भी है, ठीक है, अदर कंट्रीज है, तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल्स हैं हमारी कंट्री के। हमारी कंट्री बहुत ही लो है, हमें ऐसा लगता है, हमारी कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पूरी ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो भारत है उससे सुंदर आई थिंक नहीं है, कहीं का भी देश नहीं है। तो खान साहब को भी ये चीज़ रियलाइज होती थी जब वो बाहर परफॉर्मेंस देने के लिए जाते थे, तो ये फॉन्डली कॉल्ड वो हमेशा कहते थे, एंड वो ना सच में इस चीज़ के एडिक्टेड थे। उन्हें अपना बनारस, दमराव एंड द होली रिवर गंगा वो हमेशा याद आती थी, एंड वो कहते थे कि दुनिया में सबसे वंडरफुल टाउन है हमारा बनारस, दमराव एंड एज वेल एज हमारी रिवर गंगा, ठीक है, वो हमेशा ये बात कहते थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांट हिम टू हैड अ सेनाई स्कूल इन द यूएस, उनका बच्चा मतलब उनका स्टूडेंट था जिन्होंने उनसे म्यूजिक सीखा था, तो वो कहते हैं उनसे, मतलब हमारे खान साहब से, कि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ के, मतलब म्यूजिक स्कूल था, सहनाई स्कूल था, वहाँ पर सहनाई सिखाई जाती थी, तो वो कह रहे थे कि आप यूएसए में ही रहो और इस सहनाई स्कूल के हेड बन जाओ। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर, और वो बोलता है कि मैं हूबहू जैसा आपका बनारस में एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसी को रेप्लिकेट कर दूंगा, मतलब कि कॉपी कर दूंगा। रेप्लिकेट मतलब दैट इज समथिंग इमिटेटिंग या फिर कॉपी समथिंग, हूबहू कह सकते हो आप इस चीज को। तो वो बोलते हैं कि उस उनके जैसे टेम्पल्स और वो सारी चीजें मैं यहीं पर कर दूंगा, बट आप यहीं पर रहो एंड हेड बन जाओ इस स्कूल के। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड टू बी एबल ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल एज later he remembered to have said that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning टू सी हिंदुस्तान। तो देखिए यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं ठीक है तुम सारी चीजें कर दोगे, सारी चीजें पूरा एटमॉस्फेयर शायद उधर का ही बना दोगे, तो क्या तुम वहाँ जो मेरी पवित्र नदी बह रही है हमारी गंगा, क्या उसको रिक्रिएट कर पाओगे, उसको ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लेकर आ पाओगे, मतलब उसको यहाँ पर फ्लो कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो मैं यहीं रह जाऊंगा, वो बोलते हैं। तो और बाद में वो ये भी कहते हैं, वो जब भी ही इज रिमेम्बर टू हैव सेड, मैं कहीं पर भी फॉरेन कंट्री में जाता हूँ, विदेश की कंट्रीज में जाता हूँ, घूमता हूँ, बट अर्निंग मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर फॉर समथिंग, ओके, मतलब मुझे हमेशा हिंदुस्तान को देखने के लिए क्या रहता है, चाह रहती है, मेरी एक बहुत तीव्र इच्छा होती है कि मैं अब अपनी कंट्री वापस चला जाऊं। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और वो बोलते हैं जब मैं यहाँ तक कि अगर मैं भारत में मुंबई में भी हूँ तो मुझे अपना बनारस और पवित्र नदी गंगा याद आती है, एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में रहता हूँ आई मिस द यूनिक मठा ऑफ दमराव, तो मैं जो दमराव का
जो सबसे अलग मच्छा है, मैं उसे उसे जो है बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, वो ये कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात कही है, चलिए मैं बात कर ही लेती हूँ। रीडर डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 में देखिए यहाँ पर शेखर गुप्ता होते हैं, इन्होंने एक बार कहा था कि व्हेन पार्टीशन हैपन डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। तो जब पार्टीशन हो रहा था, क्योंकि वो उसी टाइम की बात है, तो उन्होंने बोला जब भारत और पाकिस्तान में डिवाइडेशन हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था, भारत के एक धड़ को, एक आप कह सकते हो हिस्से को पाकिस्तान मतलब बनाकर अलग देश बना दिया था। तो क्या आप उनके साथ मूव करना नहीं चाहोगे, मतलब कि मुसलमान लोगों के साथ आप अपनी फैमिली को पाकिस्तान ले जाना चाहोगे? तो बिस्मिल्लाह खां वहां पे कहते हैं गॉड फॉरबिड। दैट मीन्स कि कभी नहीं, गॉड फॉरबिड मतलब कभी ऐसा ना हो। मी लीव बनारस नेवर, मैं और बनारस छोड़ दूं, इस टाइप से बोलते हैं वो, मैं बनारस छोड़ दूं कभी नहीं, इस टाइप से। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया हूं। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, आई हैड गुड लाफ। एंड वो क्या कहते हैं उस टाइम पर, वो बोलते हैं वहां पर, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ पर 1 घंटे के लिए हूँ, आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर। मैं यहाँ पर, वहां पर वो बोलते हैं कि सिर्फ मैंने एक बार अपनी बॉर्डर क्रॉस करी है पाकिस्तान के लिए, मैं वहां पर था एंड मैंने वहां पर सिर्फ 1 घंटे समथिंग में वहां पर रहा था। एंड मैंने जो पाकिस्तानी है, जितने भी पाकिस्तानी है, उनसे बोला था नमस्कार, ठीक है। एंड जितने भी मुस्लिम हैं आप कह सकते हो सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और वो बोलते हैं कि सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, भारतीय। और बहुत तेज वो हंसने लगे, बिकॉज ये नमस्कार पाकिस्तानीज बोला था, क्योंकि वो एक्चुअल में तो सब भारत के ही गए हैं, और उनसे बोलते हैं कि जो भारतीय हो, है ना, आप तो हो ही सब भारतीय, ठीक है, तो उनको बोलते हैं सलाम अलैकुम, वो जो भी आपके मजहब में बोलते हैं। और थोड़ा बहुत गलती हुआ तो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे ऐसे ही पढ़ आया, उसका मुझे आई थिंक नहीं आता, नमस्कार बोलना आता है इसलिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। वो जितने डिजायर्ड थे चीजों को लेकर एंड जितने मतलब कि अपनी कंट्री को लेकर, ऐसा लगता है वो सच्चे पैट्रियोट थे, बहुत ही अच्छे देशभक्त थे, परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे यहाँ के कल्चर का। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट द devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। देखिए devout मतलब क्या होता है, believing strongly in a religion and obeying its laws and following its practice। वो अपनी मतलब बिस्मिल्लाह खां एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे कि वो मुसलमान थे, लेकिन फिर भी वो डेली आई मीन टू से डेली क्या करते थे, नेचुरली प्ले सहनाई को प्ले करने के लिए बनारस घाट पर जो गंगा का किनारा है, विश्वनाथ काशी टेम्पल जो है उसके किनारे जाकर एंड क्या करते थे, सहनाई प्ले करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। तो देखिए बीमारियों के कारण, काफी बीमार रहने के कारण वो 21 अगस्त 2006 में, है ना, कितने 90 साल के वो हो चुके थे, तब शांत हो गए। ही वॉज गिवन अ स्टेज फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। तो देखिए वो क्या होता है, उनको जैसे राज्य के लोगों को फ्यूनरल किया जाता है वैसे उनको भी किया एंड डिक्लेयर कराया गया कि एक दिन पूरे देश में मौन रहेगा, ठीक है, उनकी आत्म शांति के लिए। सो दिस दैट इज द चैप्टर एंड हम आ चुके हैं आफ्टर एक्सप्लेन टू वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, है ना, बहुत अच्छे से मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है। एंड और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हुई, गलती हुई तो मेरे को बताना, ठीक है। एक बार हो जाता है क्योंकि हम लोग फटाफट के चक्कर में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ हो तो प्लीज सॉरी फॉर दैट। एंड नाउ
योर चैप्टर इज कंप्लीट बिकॉज इसमें दो स्टोरी थी द साउंड ऑफ म्यूजिक में, एक बिस्मिल्लाह खां की थी और एक दो फेमस अभी मेरे को नाम नहीं आ रहा है ना, तो उनकी थी। और उसकी स्टोरी, उनकी जो स्टोरी है मैं वो भी पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लेलिस्ट की लिंक भी दे दी है, जाके चेक करिए। सो अब हम बात करेंगे इसकी पोएम की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पोएम डिस्कशन करेंगे जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस गाइस। अगर कोई और प्रॉब्लम हो मेरे से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड या फिर आपके 9th क्लास के चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कुछ और प्रॉब्लम हो तो बताइए।